नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज कुछ हल्की फुल्की चीज़ें आप लोगों के साथ बात करूंगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, सत्ता पाई काहे मद नाही। यानी सत्ता पाते ही हर व्यक्ति को मद हो ही जाता है, ये एक मानव स्वभाव है। लेकिन उतना ही दूसरा एक वे भी सच्चाई है, हालांकि इसका इतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये भी उतना ही सच्चा है जितना ये है कि सत्ता पाई काहे मद नाही। कि जितनी भी अहंकारी सत्ता होती है, जितनी भी ऐसी सत्ता होती है जो एक तरीके से मानव विरोधी हो जाती है, अहंकारी हो जाती है, वो सारी की सारी सत्ताएं जो है वो ठोकरों से विदा होती हैं। ये भी इतिहास की एक उतनी ही अच्छी बड़ी सच्चाई है जितनी सच्चाई ये कहावत है कि सत्ता पाई काहे मद नाही। इसके एग्जाम्पल्स आपको सत्ता हर हर निरंकुश सत्ता ठोकरों से विदा होती है, इसके उदाहरण सबको मालूम हो, सबके आसपास होंगे, जो भी थोड़ा सा पढ़े लिखेगा। तो मैंने सोचा उसी तरीके के जब एक निरंकुश सत्ता ठोकरों से विदा हुई थी तो उसी का एक किस्सा आपको सुनाया जाए, मज़ेदार है और थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ 1857 के विद्रोह की। 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसके लिए कार्ल मार्क्स तक ने उस पर टिप्पणी की थी कि ये बहुत बड़ा विद्रोह था जैसा दुनिया में कभी देखा गया। उसकी छोटी सी उसकी पहले पृष्ठभूमि जान लीजिए, फिर आगे आप उसके बारे में जानने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पृष्ठभूमि उसकी ये थी कि अंग्रेज आए हिंदुस्तान पर कब्जा करने के इरादे से, लेकिन उनका एक परंपरा थी अंग्रेजों की कि वो कठोरता और निरंकुशता बहुत कम दिखाते थे। जहाँ तक संभव होता था वो बातचीत से और तमाम दूसरे साधनों से सत्ता पर कब्जा करते थे। युद्ध भी उनकी प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में आता था। वो कोशिश करते थे कि अगर संभव हो तो चीज़ों को युद्ध और निरंकुशता के बगैर निपटा लिया जाए। और एक बात और भी अंग्रेज़ों की मैं मानूंगा, ये जो फैक्ट है वो मानना चाहिए कि अंग्रेज़ों का मानना था कि अगर आप दो चीज़ें उनकी माननी थी कि अगर आपके पास सत्ता है तो उस सत्ता को लेने के लिए कोई ना कोई शक्ति हमेशा ललायत रहती है। इसलिए वो कहते थे कि सत्ता हस्तांतरण में युद्ध और ब्लडशेड बहुत कम होना चाहिए। और दूसरा काम उन्होंने ये किया, कम से कम अपने हिंदुस्तान में तो किया ही, बाहर भी किया होगा, कि जिसकी सत्ता वो जिसका शासन वो लेते थे, उस शासक को वो अमूमन मारते या दंडित नहीं करते थे, उसको किसी दूसरी जगह भेज देते थे एक मोटी पेंशन के साथ कि आप जाइए वहाँ रहिए, आराम से रहिए। वाजिद अली शाह हुए और क्या नाम है टीपू सुल्तान हुए और आपके पेशवा हुए, ये सब ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिनको उन्होंने उनकी सत्ता ले ली और उसके बाद उनको वहाँ से दूसरी जगह मोटी पेंशन के साथ भेज दिया। ये सब हुआ, लेकिन इतनी सावधानी और इतनी उसके बावजूद कभी एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों ने भी बहुत निरंकुशता और बहुत ही निष्ठता का परिचय दिया। वो परिचय था कि उनके यहाँ एक गवर्नर जनरल आया, डलहौजी। ये बात 1854 के आसपास की है। और डलहौजी मूलतः बहुत ही लालची और बहुत ही निरंकुश किस्म का गवर्नर जनरल था। तो उसने यहाँ के जो देशी राजा थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार ढाने शुरू किए और अंत में उसने अपने हिसाब से डलहौजी की लैब्स नीति ले आया कि जिन शासकों का बच्चा नहीं होगा उन शासकों का उनके अडॉप्टेड सन को मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका राज अंग्रेज ले लेंगे। उसमें भी लोग नहीं बोले, ठीक है, वो पेंशन लेके विदा हो गए। झांसी की रानी हुई और तमाम सतारा हुए और सब तमाम लोग इस उसमें कैटेगरी में आए। वो लोग कुछ नहीं बोले, पेंशन लेके किनारे हो गए। झांसी की रानी ने भी पहली बार अंग्रेज़ों की बात को मान लिया और उनको एक रानी महल दिया गया झांसी में रहने को, और उनका जो खजाना था 12 लाख रुपया वो उनको दे दिया गया और 5,000 रुपये महीने की पेंशन दे दी गई उनको, वो उसमें रहने के लिए। वो बाद में जब विद्रोह छिड़ा तब उसमें शामिल हुई, ये भी एक फैक्ट है। और उस ज़माने में झांसी कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, दो शहरों 2 जिलों का राज्य था। उस हिसाब से उस ज़माने में 1854, 55, 56 में 5,000 रुपये की रकम बड़ी रकम थी। अंत में आया अवध का मामला। अवध की आबादी उस समय करीब 50 लाख थी और अवध के शासकों के साथ अंग्रेज जो शासक थे उनकी बहुत ही मित्रतापूर्ण उनकी संबंध थे, करीब 100 साल से। और अवध को ज़बरदस्ती हड़पने का कोई भी बहाना अंग्रेज नहीं खोज पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत तरीके के बहाने बना करके अवध पर कब्जा किया। ये जो निरंकुशता अंग्रेजों ने दिखाई, जिसे कोई एक बहाना बना करके आपने चीज़ों को दिया होता है, कुछ उसका बैकग्राउंड होता तो भी बात समझ में आ रही थी।
अवध जो एक इतना मित्रवत राज्य था अंग्रेज़ों के साथ, और उसका नवाब जो था वाजिद अली शाह, वो उसके बारे में अंग्रेज़ों ने उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जो आज तक फैली आती है, लेकिन वो कुल मिला के भले आदमी थे वाजिद अली शाह। जब अंग्रेज़ों ने इतनी क्या नाम है निरंकुशता दिखाई, तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि एकदम से स्वतः जन विद्रोह फूट पड़ा। जो 1857 की क्रांति है, उसका जो बेस है, जहाँ से क्रांति फूटी, वो था अवध कारीगरों। अवध के नवाब को जब अकारण उन लोगों ने यहाँ से हटाया और कलकत्ता बटिया बुज रवाना किया, हालांकि 12 लाख रुपए की पेंशन सालाना उन्होंने वाजिद अली शाह को भी दी, लेकिन जिस तरीके से अकारण उनके राज्य को हड़पा गया, उनको बटिया बुज रवाना किया गया, जबकि उनके अंग्रेजों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, तो उस निरंकुशता के साथ जो थी, जो कॉमन मैन था, वो उठ खड़ा हुआ और अवध में स्वतः स्फूर्त विद्रोह फैल गया। और वो विद्रोह जो था वो मेरठ से दिल्ली होता हुआ लगभग पूरे उत्तर भारत में बुरी तरीके से फैल गया। वो विद्रोह इतना भयानक था कि उसको दबाने में अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए, और बड़ी मुश्किल से 2 साल की बड़ी खून खराबे और मार काट के बाद वो लोग फिर से उस अवध पे और पूरे जो उत्तर भारत था उस पर कब्जा जमा पाए। और वो विद्रोह इस कदर भयानक था कि उसको दबाने के बाद उस जमाने में तत्काल डलहौजी को बदला गया, उसकी जगह कैनिंग आया, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। उन्होंने लखनऊ में और इलाहाबाद में दरबार भी किया, और उन्होंने चुन चुन करके किसी तरीके से विद्रोह शांत हो जाए, सबको जो है वो माफ़ी देनी शुरू की। जितने विद्रोही थे उनको सबको जो थे माफ़ी देनी शुरू की उन्होंने इस कदर माफ़ियाँ दी कि उनको क्लीमेंसी कैनिंग कहा जाने लगा, जैसे बहुत ही मतलब सबको वो माफ़ी दे रहे, क्लीमेंसी कैनिंग के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। और उस चीज़ को उन्होंने इस कदर अंग्रेज भयभीत हो गए उस विद्रोह से कि उसके बाद उन्होंने आप किसी भी जो भारतीय राजा थे, जो उस विद्रोह के बाद बचे जितने ऑलमोस्ट तमाम थे भारतीय राजा, उनमें से किसी के आंतरिक मामलों में उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की, और किसी भी राजा के राज्य को उन्होंने हड़पने से परहेज किया। बावजूद इसके, और बावजूद बुरी तरीके से अंग्रेज जब झुक गए, उसके बावजूद उसके उस अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में इस कदर वैमनस्यता उस विद्रोह के बाद फैल गई कि 100 साल भी नहीं बीता और अंग्रेज़ों को यहाँ से अपना बढ़िया बिस्तर निपटना, 90 साल में अंग्रेज़ों ने अपना बढ़िया बिस्तर यहाँ से लपेट के चले गए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि 1857 की लड़ाई के पहले अंग्रेज़ों में और भारतीयों में इतने अच्छे संबंध थे कि हालांकि अंग्रेज़ भारत पे कब्जा करना चाह रहे थे और कब्जा करते चले भी जा रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के जो भारतीय और जो अंग्रेज़ थे उनके बीच में संबंध कुल मिलाकर के मैत्रीपूर्ण ही थे। ये भी एक फैक्ट है। अब उसको कैसे अंग्रेज़ों ने मैनेज किया था, और वो फिर कभी बताएंगे, अगले किसी और एपिसोड में बताएंगे। लेकिन जो उन्होंने वाजिद अली शाह का राज्य हड़पा, पूरी निरंकुशता और पूरी मतलब कुताक दे करके, उसका नतीजा है कि जनता स्वतः स्फूर्त ढंग से उठ खड़ी हुई। इस तरीके के जो मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेज बाकायदा जो 1857 में जो अंग्रेजी राज था वो भारतीय जनता के पैरों की ठोकर तले आ गया था। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, और आप लोग इस पर आगे पढ़ना चाहेंगे तो आपको तमाम साहित्य मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, और निरंकुश सत्ता को जनता की ठोकर से कई बार हटना पड़ा है। इसके तमाम एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ने वाले जानते भी हो, करते भी हैं। बस मुझे आश्चर्य ये होता है कि इतने एग्जाम्पल्स सुनने और पढ़ने और देखने के बावजूद निरंकुश सत्ताएं फिर भी आती हैं और बार बार ठोकरों से भगाई जाती हैं। ये भी एक मानव की सच्चाई है। वो भी अब क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं कन्विंस हूँ, और जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने देख रखा है, कि जब भी सत्ता निरंकुश होती है, वो चाहे, और हमेशा एक बात है कि सत्ता हमेशा निरंकुश जो सिद्धांतों के उसमें क्या नाम है आड़ में होती है, किसी न किसी सिद्धांत की आड़ में सत्ता अपनी निरंकुशता दिखाती है। लेकिन ये सब निरंकुश सत्ता सोचती है कि सिद्धांत की आड़ में जब निरंकुशता दिखाएंगे तो जनता मूर्ख हो रहेंगे, लेकिन जनता लाचार होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब रिएक्ट करती है तो फिर ठाकुर बहुत ज़बरदस्त ठोकर मारती है। ये भी एक उतनी ही बड़ी सच्चाई है। ऐसे जैसे मैंने कहा, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। अब निरंकुश सत्ताएं इन एग्जाम्पल से भी सीखती नहीं और बार बार ठोकरें खाती हैं। ये भी अपने आप में सच्चाई है। बहरहाल जो भी है, अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें और प्रसंग सुनाता रहूं, जिसको सुन के आप लोगों को आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।